राहुल गांधी बिहार में कोई फैक्टर नहीं। वहां पर दो सबसे बड़े फैक्टर हैं, एक आरजेडी और दूसरी सीपीआई-एमएल। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो कतई लोकतंत्र के लिए कतई सहायक नहीं है। कि बंद कमरे में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है। जो बिहार में जमीन पर चल रहा है तो ठीक है, उन्होंने सोशल मीडिया और तमाम जो भाड़े के यूट्यूबर्स ले जाकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ले जाकर आपने माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन बिहार में इसका असर नहीं हो रहा। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये इनको उल्टा पड़ने जा रहा है। क्यों? घुसपैठियों को वैधता प्रदान करने की जो कोशिश हो रही है, बल्कि साजिश हो रही है, राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष उसका हिस्सा बन रहा है। एक झूठ, एक नैरेटिव वो खड़ा करते हैं। जैसे ही वो झूठ साबित होने लगता है, ये तुरंत जो है पीछे हट जाएंगे और दूसरा झूठ लेकर आ जाएंगे। वो समय समय पे एक नया प्रोग्राम आता है, जैसे चाइनीज सॉफ्टवेयर होता है ना, वो सॉफ्टवेयर आया तो वो वायरस या सॉफ्टवेयर उनके अंदर उसको इंस्टॉल कर दिया गया। उसके बाद वो कुछ समय तक बचता रहता है। फिर उसके बाद जब कानूनी कार्रवाई होती है, जब राजनीतिक तौर पे उनका इलाज होता है, तो उसके बाद फिर उसको वहां से रिमूव करके फिर दूसरा आ जाता है। राफेल ना आने पाए इस देश के पास में, ये कौन लोग चाहते थे? किसने उसका मजाक बनाया, किसने उसका माहौल बनाया? और देश की सेना को लगातार यूपीए सरकार में कमजोर किया गया। तो उन्होंने कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। अच्छा, सावरकर को कौन महिमा मंडित करता था? उनकी दादी करती थी, उनके पिताजी करते थे, तमाम जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे महाराष्ट्र के, पूरे देश के नेता होते थे, वो करते थे। और ये वो कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं, तो मैं बिल्कुल कहता हूं डंके चोट पे, नहीं, सावरकर आप हो भी नहीं सकते। जहां पर आप चुनाव लगातार हारते चले जा रहे हैं, वहां पर वोट की चोरी हो रही है। तो ये आप देखिए कि सोची समझी साजिश, और ये बांग्लादेश से बार बार तुलना कौन कर रहा है? तो आप चाहते हैं कि देश में उसी तरीके से तख्ता पलट हो। जो गंदे नाले में राजनीति जा रही है, वहां पर कांग्रेस अपने आप को डुबो रही है, तिरोहित कर रही है। ये साफ साफ मैं कह सकता हूँ। कन्हैया कुमार जो है वो कहते फिर रहे हैं कि नहीं, लालू यादव को चारा चोर नहीं कहना चाहिए। हाँ। कन्हैया कुमार उनकी तुलना कर रहे हैं किससे? शहीद आजम भगत सिंह से। मतलब कोई शर्म, हया, कोई विवेक बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है? बिहार को रहने लायक बनाने का श्रेय जो है वो नीतीश कुमार से कोई छीन नहीं सकता है। कांग्रेस तो बची नहीं है ना, वो पूरी तरीके से भाड़े की विचारधारा से और भाड़े के नेताओं से चलने लगी है। आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग के वहां पर अगर आप देखें, व्हाट्सएप चैट हैं और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही, वो कह रहे हैं कि भाई काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, वाकई इस तरीके से चुनाव आयोग ने कभी काम नहीं किया। वोट चोरी जानना चाहते हैं कि क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बैलेट लूटे जाते थे। लोकतंत्र को अगर सबसे ज्यादा नुकसान इस समय पहुंचा रहा है तो विपक्ष पहुंचा रहा है। विपक्ष की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो राहुल गांधी पहुंचा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब वोट चोरी की आप बात करते हो। 1952 में जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े नॉर्थ मुंबई से, उनके 75,000 वोट जो है खारिज करवा दिए गए। आप वोट चोरी की बात करते हैं। सिवान में तेजाब से लोगों को जलाया जाता था, वहां के इंजन जो है विदेश में जाके गड़गड़ाएंगे, जाके चुक चुक करेंगे जाके। शहाबुद्दीन का टेरर था। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है और साथ ही साथ राजनीति भी बहुत तेजी से गरमा रही है। लेकिन एक चीज जो शायद विपक्ष के नेता भूलते जा रहे हैं कि वोट और वोटर लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। अगर आप चुनाव के लिए उन पर ही हमला करने लगेंगे तो लोकतंत्र और संविधान जिसकी वो दुहाई देते हैं, उस पर सीधा सीधा हमला होता है। झूठ बोलो, भाग जाओ। कुछ इसी तरह की राजनीति इस समय दिखाई दे रही है इंडी गठबंधन की। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर दी गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ मिलकर वोटरों को जागरूक कर रहे हैं। जागरूक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो वाकई में जागरूक कर रहे हैं या भ्रमित कर रहे हैं? परिवारवाद की जो राजनीति बिहार में चल रही है, वो क्या मायने रखती है? वोटर वाकई में जातिवाद से ऊपर उठकर वोट देगा? और SIR को लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है? क्या वाकई में ये वोट चोरी का मामला है या घुसपैठियों को अलग करने का मामला है? इन सारे मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री राजकिशोर जी। राजकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद तृप्ति जी। जिस तरह से मैंने आपको ये भूमिका दी है, सभी लोग देख रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा चल रही है। एक वीडियो देखा था राहुल गांधी का मैंने आज ही, जिसमें कि वो ये बयान दे रहे थे कि 6 साल के बच्चे, हजारों बच्चे 6 साल के बिहार में, उनके कान में आकर बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये चौकीदार चोर है, ये एक हमने सुना था जो बैकफायर करके गया। अब ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं, वो भी तब जबकि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो झूठे साबित होते जा रहे हैं। किस तरह की रणनीति लेकर ये चल रहे हैं?
तृप्ति जी, आपने शुरुआत में बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब हमला करो, चोट करो और भाग जाओ, हिट एंड रन पॉलिसी। तो हम जहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमने यहाँ पर केजरीवाल का ये मॉडल देखा था। और मुझे याद है कि जिस समय अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव यहाँ पर सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आए, भारतीय जनता पार्टी उभरी, उसके बाद जब कांग्रेस ने सरकार बनाई उनकी, अरविंद केजरीवाल की, तो राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि हम केजरीवाल से सीखेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। दुर्भाग्य यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी लोकतंत्र पर किस तरीके का आघात कर रहे हैं। वो 5 साल 6 साल के बच्चों को पहले उनकी बहन प्रियंका गांधी, आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके से भद्दे नारे लगवाए थे और हंसकर चली गई थी। आज की तारीख में 5-5 6-6 साल के बच्चों से ये कहलाया जा रहा है, और वो नहीं कह रहे हैं, उनके बिहाफ पर कहा जा रहा है। तो बच्चे भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं जो वो कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो कतई लोकतंत्र के लिए कतई सहायक नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा, वोट का अधिकार देने के लिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक जिनको वोट देने का अधिकार है उनको ही वोट देना चाहिए और घुसपैठियों को नहीं देना चाहिए, उनको बाहर किया जाना चाहिए। ये जब प्रयास कर रहा है चुनाव आयोग, तो उसमें सहयोग करने के बजाय आप इस तरीके से पूरे लोकतंत्र को लांछित कर रहे हैं। तो ये जो भाषा है और ये जो शब्दावली है, ये लगता नहीं कि ये देश के अंदर से उपजी हुई है। ऐसा लगता है कि कहीं से कोई टूल किट है, और ये जो बाहर की हवाएं आई हैं, कहते हैं ना, वो एक कमलेश्वर का एक शेर है जी, कि बंद कमरे में मेरी सांस घुटी जाती है, खिड़कियां खोलता हूं तो जहरीली हवा आती है। ये कुछ राहुल गांधी इसी तरीके से हैं, अंदर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और वो जो बाहर से जो खिड़कियां खोलकर जो बाहर से जो विचारिक जो चीजें ला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का ये अधिष्ठान नहीं था। कांग्रेस तो न्यूनतम बुनियादी मूल्यों से समझौता कर कर चलने वाली पार्टी थी। आज की तारीख में उसको जो है वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है। उनके दिमाग में जो उन्होंने लाल चिप डाल दी है, उसने पूरी तरीके से इस पूरे उसको, जिसको कहते हैं कि प्रदूषित कर दिया है कांग्रेस के उस कल्चर को भी। वैसे कांग्रेस का अपना पुराना इतिहास रहा है, अच्छी और बुरी दोनों ही बातें रही हैं, बहुत से उनके ऊपर आरोप है, बहुत से उनके खाते में उपलब्धियां भी हैं, लेकिन अभी वो जो जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहने कि बच्चों का। अब आप बिहार की अगर आप लें, तृप्ति जी बात लें, तो क्या चल रहा है बिहार में, कितने उनके BLA बूथ लेवल एजेंट, कितनी शिकायतें उन्होंने की। तो वो जो कह रहे हैं और वो जो कर रहे हैं, दोनों में कोई साम्य नहीं है। और जमीन पे लोगों को दिखाई पड़ा, भाई अगर आपका वोट तृप्ति जी कटा तो आपको पता होगा ना, या आपका एक्स्ट्रा जुड़ा तो पता होगा ना। तो जो बिहार में जमीन पर चल रहा है, तो ठीक है, उन्होंने सोशल मीडिया और तमाम जो भाड़े के यूट्यूबर्स ले जाकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ले जाकर आपने माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन बिहार में इसका असर नहीं हो रहा। और मैं आपको कह रहा हूं कि ये इनको उल्टा पड़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को समझ में आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है, और घुसपैठियों को वैधता प्रदान करने की जो कोशिश हो रही है, बल्कि साजिश हो रही है। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष उसका हिस्सा बन रहा है, तो ये वाकई बहुत घातक है। एक्चुअली हमने जब देखा था, जो उदाहरण लेके वो चलते हैं ना, जैसे रंजू देवी का उन्होंने बुलवाया, मीडिया में, सोशल मीडिया में डाला कि हमारे परिवार के 6 सदस्यों के वोट कट गए हैं, ये बात उन्हें बताई गई, ये झूठ साबित हो गया। उस महिला ने आके बताया कि हमें कहा गया था कि ये बात आपको बोलनी है, और ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, उन्होंने टारगेट किया ऐसे लोगों को जो या तो समाज में थोड़ा कमज़ोर वर्ग है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उस तरह की महिलाएं हैं। आप एक भ्रम का जाल वहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चीज़ें साफ साफ वहाँ पर दिखाई दे रही। फिर मंतो देवी, जिसकी टी-शर्ट पहन के ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मिंता देवी जो हैं, उनके जो वो सामने आई, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हम ये सब झूठ है और ये मेरी फोटो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आप अगर पिछले कुछ सालों की राजनीति देखें, 10-12 साल में कांग्रेस की अगर राजनीति देखी जाए, तो ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। यही काम ये हमेशा से करते आए हैं। एक झूठ, एक नैरेटिव वो खड़ा करते हैं, जैसे ही वो झूठ साबित होने लगता है, ये तुरंत जो है पीछे हट जाएंगे और दूसरा झूठ लेकर आ जाएंगे। क्या कोई राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को ये बात बताता नहीं है कि ये जो आपका मॉडस ऑपरेंडी चल रहा है, लोकतंत्र के पक्ष में दिखाने का, जो लोकतंत्र के खिलाफ जाता है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा उनको? ये रिपीटेटिव गलतियां नहीं है? नहीं, गलतियां नहीं, इसको मैं कहूँगा हैबिचुअल ऑफेंडर।
आप ये समझिए कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये व्यक्ति विवेक शून्य है। थोड़ा कठोर शब्द है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द की जो कोटरी है वो उनको संचालित कर रही है। तो उनको लाने वाला कौन है, उनके साथ में कौन? क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। यूपीए की सरकार थी और मुझे याद है कि किसी नेता का बयान आया कांग्रेस के कि हम अरविंद केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं, अन्ना हजारे आंदोलन के बाद की बात है, तो उससे हम लोग सीखेंगे। इन्होंने राहुल गांधी ने हारने के बाद कहा, उससे पहले किसी नेता ने कहा। तो कांग्रेस में एक बड़े नेता होते थे जनार्दन द्विवेदी, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते थे, और ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी को कैसे भाषण देना है, हिंदी सिखाना है, या कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे व्यवहार करना है लोग सामने, ये सब में उनका योगदान होता था। तो उन्होंने साफ कहा था कि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, इसका हमें दंभ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि राजनीति और जो राजनीति का जो एक सूत्र होता है वो कांग्रेस किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को, ये उन्होंने कहा था। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि कौन कौन से तत्व, कौन कौन से लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द आ चुके हैं और किस तरीके की भाषा और किस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो आप कह रही ना कि मतलब वो क्या गलती, रणनीति तो तब होती है। हुआ क्या है कि अभी उनको समय समय पे एक नया प्रोग्राम आता है, जैसे चाइनीज सॉफ्टवेयर होता है ना, वो सॉफ्टवेयर आया तो वो वायरस या सॉफ्टवेयर उनके अंदर उसको इंस्टॉल कर दिया गया। उसके बाद वो कुछ समय तक बचता रहता है। फिर उसके बाद जब कानूनी कार्रवाई होती है, जब राजनीतिक तौर पे उनका इलाज होता है, तो उसके बाद फिर उसको वहाँ से रिमूव करके फिर दूसरा आ जाता है। अब है क्या कि हार्ड डिस्क इतनी कमज़ोर है कि उसमें जैसे ही कोई साइबर अटैक होता है वो तुरंत जो है राहुल गांधी का जो पूरा जो सॉफ्टवेयर, जो पूरा जो सिस्टम है, वो उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लेता है, काबू में कर लेता है। अब आप देखिए, जो आपने कहा था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है पर क्या कहा गया, कोर्ट की तरफ से उनको लताड़ पड़ी। और आप देखिए कि हर चीज, सिर्फ ये मूर्खता नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ ये राजनीतिक गलती नहीं है दत्ती जी। राफेल ना आने पाए इस देश के पास में, ये कौन लोग चाहते थे, किसने उसका मजाक बनाया, किसने उसका माहौल बनाया, और देश की सेना को लगातार यूपीए सरकार में कमजोर किया गया। एके एंटनी रक्षा मंत्री होते थे, कोई भी डील नहीं हो पाती थी। और अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। अब अगर आप सोचिए कि उसी तरीके से अनिर्णय की स्थिति होती तो हम कहां खड़े होते, सोच के रूह कांपती है कि ना हमारे पास कोई साजो सामान था। अभी तो कम से कम मैं ये मोदी सरकार को एक क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लिए, बल्कि कम से कम सेना को इतना तो सक्षम बना दिया कि कोई आपसे जो है आंखों में आंखें डालकर अगर बात करेगा तो उसको पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। और तमाम महाशक्तियां इसलिए चिढ़ी हुई। खैर मैं अभी विषयांतर नहीं करता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने उस समय राफेल का विरोध किया, चौकीदार चोर है का वो नैरेटिव चलाया, वो उनके खिलाफ किया। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। अच्छा, सावरकर को कौन महिमा मंडित करता था? उनकी दादी करती थी, उनके पिताजी करते थे, तमाम जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे महाराष्ट्र के, पूरे देश के नेता होते थे, वो करते थे। और ये वो कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं, तो मैं बिल्कुल कहता हूं डंके की चोट पे, नहीं, सावरकर आप हो भी नहीं सकते। सावरकर के लिए जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सावरकर के बारे में क्या तप, त्याग, शौर्य जो उनके बारे में कहा था क्या है, आपको पहले समझना पड़ेगा, उस समय की परिस्थितियां समझनी पड़ेगी। तो ये मैं महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, जो नेहरू गांधी जो बने हैं उनकी बात कर रहा हूं। और राहुल गांधी की तो आप हो भी नहीं सकते सावरकर, लेकिन उस पर भी आपको माफी मांगनी पड़ी। तो माफी वीर तो आप ही हो गए। अब आप क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वोट चोरी, मतलब जो अभी तक जितने नतीजे आते चले जा रहे थे, कर्नाटक आप जीते, हिमाचल आप जीते, तेलंगाना आप जीते, पश्चिम बंगाल में ममता जीती, डीएमके तमिलनाडु में जीती, जहां जहां जीत रहे वहां पर लोकतंत्र की चोरी नहीं हो रही, वहां पर वोट चोरी नहीं हो रही है। जहां पर आप चुनाव लगातार हारते चले जा रहे हैं वहां पर वोट की चोरी हो रही है। तो ये आप देखिए कि सोची समझी साजिश। और ये बांग्लादेश से बार बार तुलना कौन कर रहा है? आप ये कह रहे हैं कि यहां पर जो है विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, आप देखिए उसी तरीके की सारी आवाजें उठ रही हैं। तो आप चाहते हैं कि देश में उसी तरीके से तख्ता पलट हो। श्रीलंका से तुलना की जाती है और कहा जाता है कि लोक कल्याण मार्ग पे स्विमिंग पूल है या नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा ना कि जब श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, हाँ, तो उनको स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल लोक कल्याण मार्ग में हो ना हो, लेकिन हाँ, जो गंदे नाले में राजनीति जा रही है वहां पर कांग्रेस अपने आप को
डुबो रही है, तिरोहित कर रही है, ये साफ साफ मैं कह सकता हूँ। राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, इसमें देश के लोग समझ रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रणनीतिक गलती नहीं है, ये पूरी तरीके से उनका जो है सोची समझी एक बाहर से जो एक आया है वो उसको पूरा वो आगे करते हैं। उनका शायद, मैं फिर कह रहा हूँ, शायद विवेक शून्य हो चुके हैं। बिल्कुल, इस बात से इसलिए भी सहमत है क्योंकि जब जब अभी जो भारत का सिनेरियो चल रहा है जियो पॉलिटिकल, अगर हम वे में देखें तो जो अमेरिका जिस तरह से कर रहा है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो रिश्ते बन रहे हैं या चाइना को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पर सवाल भी उठते रहे हैं, वो सारी परिस्थितियां आप देखिए। और उसके बाद भारत के अंदर अचानक से वोट अधिकार यात्रा का शुरू हो जाना और एक ऐसा माहौल तैयार करना कि देश में अराजकता फैले, तो आम जनता जो है वो भी शायद अब ये धीरे धीरे समझने लगी है और इनकी कड़ियाँ जोड़ना जनता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो बिहार में अब ये चले हैं, 2017 में आपको याद होगा अखिलेश यादव और राहुल गांधी ओपन ट्रक में बिल्कुल गलबैयाँ डाल के चल रहे थे। यूपी को ये साथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है और फिर आ गए योगी जी। इस बार तेजस्वी यादव को हम देख रहे हैं, वो बिहार में इन्होंने जो अधिकार यात्रा शुरू करी है उसमें पूरा जो है लालू परिवार, हम मीसा भारती भी देख रहे हैं, तेजस्वी यादव विशेष तौर से जगह जगह साथ में घूमते नजर आ रहे हैं। बिहार की जनता को ये जोड़ी कितनी पसंद आएगी? नहीं, देखिए मैं एक बात आपको कहूँ, राहुल गांधी बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर वहाँ पर जो भी हैं वो लालू प्रसाद यादव का परिवार है, वो तेजस्वी यादव है। वहाँ पर दो सबसे बड़े फैक्टर हैं, एक आरजेडी और दूसरी CPI-ML। इसके साथ में तमाम जो इंडी ब्लॉक के जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब, कांग्रेस उनमें से एक है। पिछली बार का जरा आप एक आंकड़ा ले लीजिए, 70 सीटें लड़कर कांग्रेस मात्र जो है 19 सीट जीत पाती है और 19 सीटें लड़के CPI-ML 12 सीटें जीतती है। 140 से 44 सीटें लेके जो है 80 सीटों के आसपास जो है जीतते हैं तेजस्वी। तो जरा आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए, 10% से भी कम जो है मत प्रतिशत आता है कांग्रेस को। तो कांग्रेस की हैसियत ये तब होती है जब वो किसी न किसी बैसाखी के सहारे होती है। तो चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, वहाँ पर अखिलेश यादव और वहाँ पर जो है तेजस्वी यादव। और लालू प्रसाद यादव चूंकि वो व्यक्ति हैं जिन्होंने, चाहे विदेशी मूल का मुद्दा रहा हो सोनिया गांधी के, या किसी भी समय, हर समय सोनिया गांधी का साथ दिया, लेकिन उसकी कीमत वसूली। जब भी उनको, अभी भी अगर आप देखिए तो कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को रथ पर चढ़ने नहीं दिया उन्होंने, जी, धकिया दिया गया, धकेल दिया, बिल्कुल। और अभी वही जो कन्हैया कुमार जो है वो कहते फिर रहे हैं कि नहीं, लालू यादव को चारा चोर नहीं कहना चाहिए। हाँ, वो मानते ही नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो भगत सिंह सकता। तो तुलना भगत सिंह करते से हैं। तुलना। तो आप जरा सोचिए, ये बौद्धिक दिवालियापन। आपको लगता है कि जनता जब कहेगी एक तरफ चारा चोर लालू प्रसाद यादव, जो सजा याफ्ता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल दोषी साबित हो चुके हैं। जंगल राज का कमेंट राजकिशोर या तृप्ति यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये जंगल राज का कमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, अदालत का है। उसके बाद जो है कन्हैया कुमार, उनकी तुलना कर रहे हैं किससे? शहीद आजम भगत सिंह से। मतलब कोई शर्म हया, कोई विवेक बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है? उसके बाद आप सोचिए कि अब सीटों की जो बात आती, जो आप कह रहे हैं ना कि जो साथ की जो पसंद आ रहा है, वहाँ अखिलेश यादव ने भी जो है कभी ये नहीं कहा था कि मतलब ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप याद करिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पर जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो क्या हुआ, उसमें गोल गोल घुमा दिया, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि 70 सीटें इस बार नहीं देंगे लालू प्रसाद यादव। तो सीटों को लेकर वहां पर बंटवारे को लेकर अभी बहस होना बाकी, क्योंकि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हो उसमें स्पष्ट तौर पे एक पत्रकार ने पूछा था उनसे कि क्या आप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव को देखते हैं, और उसको वो घुमा गए थे। और यही जताया जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी इंडिया अलायंस में फिर से जो है घमासान हो सकता है। हो गए, चूंकि 70 सीटें, वो कह रहे हैं कि हम 70 नहीं, इस बार 100 लड़ेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं 70 में 19 लेकर आए हो भाई, उसके बाद भी आप जो है इस तरीके का शोर मचा रहे हो। तो ये देखिए 50 से नीचे तो हर हाल में है, और CPI-ML की सीटें बढ़ेंगी वहाँ पर। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो भी फैक्टर है वो सारा फैक्टर जो है स्थानीय राजनीति का है। और लालू प्रसाद यादव, मैं बार बार कहता हूँ कि वो जानते हैं कि राजनीतिक नब्ज क्या है। पॉलिटिशियन वो गजब का है, वो बंदा ऐसे राज नहीं किया। बिहार की नब्ज तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी क्या किया है कि जो लालू या तेजस्वी, मैं आपको बताऊं, लगातार मेरी बात हो रही थी इन दोनों दलों में भी लोगों से, और कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई, तो वो सब परेशान है जो कि राहुल गांधी ने चुनाव लोकल मुद्दे से हटाकर जो है SIR पर कर दिया है। क्योंकि जब तक नीतीश की थोड़ा सा तबीयत खराब है, ये दिखाई पड़ता है। कई बार उनके कुछ बयान और तमाम जो ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जो NDA के लिए दिक्कत का सबब बनी। अगर मैं इसको थोड़ा आसान लफ्जों में कहूँ,
भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में जो एक समस्या है वो नीतीश कुमार को कितनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ज़्यादा जितनी सीटें देखिए मिलेंगी जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर उतना ही कुठाराघात होगा। और जितनी ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलेंगी यहाँ आरजेडी के साथ में, उतना ही इंडी ब्लॉक जो है इस पूरे लड़ाई से बाहर जाएगा। तो यहाँ पर कमज़ोर कड़ी कांग्रेस है और वहाँ पर नीतीश कुमार को मैं कमज़ोर कड़ी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो उनका 14-15% का जो एक ब्लॉक है, जो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा जो वोट पूरा है, वो उनके साथ में जुड़ता है, अति पिछड़ा जुड़ता है। और महिलाओं के बीच में जो एक एम्पावरमेंट का जो एक वो पूरा इमोशन है, वो नीतीश कुमार ने वहाँ पर पैदा किया। और बिहार को रहने लायक बनाने का श्रेय जो है वो नीतीश कुमार से कोई छीन नहीं सकता है, ये तो उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद भी जो उनकी अशक्तता है वो इस बार आड़े आ रही है। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की बड़ी मदद कर दी है। चुनाव जो है, और असली ताकत वही है भारतीय जनता पार्टी की, वो जितना वहाँ पर घूमेंगे उतना ही स्थानीय मुद्दों से विरक्त होंगे। और वहाँ पर इसीलिए आप देखिए पीके जैसा फैक्टर जो वहाँ के असली मुद्दे लेकर आ रहे हैं। और ये किस में घूम रहे हैं? एसआईआर में, क्योंकि ये बाहर की आई हुई हवा है, ज़मीन की कोई पकड़ है नहीं। पद यात्रा या जो टी शर्ट पहन के सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती है, ये सब आप दिखा के सब शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विजेता और बलवान वो होता है जिसको जनता चाहती है, और जनता समझदार है। और बिहार में तो मैं कहता हूँ अक्सर लोगों से, बिहार के लोग तो काम कोई भी कर लेते हैं, लेकिन उनका असली पेशा जो है वो राजनीति है। वो जो 5-6 साल के बच्चे हो कह रहे हैं ना, तो असली पेशा वो जानते हैं कि इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट है। निश्चित तौर पे जब हम बात करते हैं राहुल गांधी की यात्रा की, जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने मुद्दे को पूरी तरह से भटका दिया है, और बीजेपी तो हमेशा से ही बोलती है कि राहुल गांधी जब मैदान में उतरते हैं तो उनका पलड़ा भारी हो जाता है। लेकिन यही बात तेजस्वी यादव को भी तो समझ में आ रही होगी, फिर वो साथ में ये यात्रा क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए ज़रूरत तो उनको है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी और कांग्रेस के साथ है कि इतनी पुरानी पार्टी है, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उसको ख़त्म करने की राहुल गांधी। लेकिन चूंकि जड़ें आज़ादी के पहले की हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पर वो लेके जा रहे हैं। शायद अपने काम में वो सफल हो जाएं। जो महात्मा गांधी की इच्छा थी कि कांग्रेस को इसको भंग कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसको वहाँ तक लेकर जाएंगे जिस तरफ वो चल रहे हैं। क्योंकि वो कांग्रेस तो बची नहीं है ना, वो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं बची है। अब तो पूरी तरीके से उसमें कितने विघटन हो चुके हैं, उसके सारे नेता कहाँ जा चुके हैं, और उसका जो वैचारिक जो ह्रास हुआ है, जो वैचारिक स्खलन हुआ है, उसकी तो कोई कहने की बात ही नहीं बची हुई है। वो पूरी तरीके से भाड़े की विचारधारा से और भाड़े के नेताओं से चलने लगी है। तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि राहुल गांधी वहाँ पर वो काम ठीक से कर रहे हैं जो कांग्रेस को पूरी तरीके से, जो महात्मा गांधी के सपनों को पूरा कर सके। तो तेजस्वी को क्या फायदा है? क्या तेजस्वी अभी सिर्फ ये 2 हफ्ते की जो यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा, ये बस साथ देने के लिए उसके बाद शुरू करेंगे क्या? जो जनता के मूल मुद्दों से जुड़े हुए जो उनके मेन जो कोर है, जो लालू प्रसाद यादव ने उन्होंने निश्चित तौर पर सिखाया होगा, उसको लेके क्या उनकी अलग रणनीति होगी? नहीं, देखिए एक चीज़ समझिए, वहाँ पर एक ब्लॉक तो बनाना पड़ेगा। उसमें न्यूक्लियस अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है तो वहाँ पर आरजेडी है। 2 मुख्य लड़ाई अगर आप देख लीजिए तो वो आरजेडी और भाजपा के बीच में है, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन साथ में 1% पिछली बार वोटों का अंतर कितना था आप याद करिए ना, मतलब 1% वोटों का भी अंतर नहीं था। अगर आप देखें तो कुछ हज़ार वोट ही ज़्यादा मिले थे, तो इसलिए कुछ लाख वोट ज़्यादा ही मिले थे, तो बहुत ज़्यादा अंतर बचा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो अभी दिल्ली के चुनाव नतीजे आए, अरविंद केजरीवाल को हराने का काम तो कर दिया कांग्रेस ने। अभी क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी को भी साथ में नहीं लेना है, लालू प्रसाद यादव को। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लेंगे वो जो उनके मुस्लिम यादव यानी माई के समीकरण को नुकसान पहुंचाए। और ना इसीलिए वो पप्पू यादव से भी उनको दिक्कत है। कन्हैया एक युवा नेता वहाँ दिखाई पड़ता है, हालांकि कन्हैया में लोगों ने बहुत उनको ओवर एस्टिमेट करके रखा हुआ है। वो तो ऐसे नेता हैं कि वो कह रहे थे कि टैंकर सड़क बन जाएगी तो टैंकर से बिहार का पानी लेकर चले जाएंगे। तो ये उनकी, मतलब मुझे याद आ गया कि हरियाणा में एक बार इसलिए बांध बनने से रोक दिया गया था और बवाल हो गया था। चौधरी देवीलाल ने कह दिया था कि जो पानी का जो करंट है वो निकाल लेंगे, और वहाँ पर किसान सड़कों पर आ गए थे। तो ये इस तरीके की राजनीति करते हैं, विकास विरोधी लोग हैं। तो मैं कह रहा हूँ उनके साथ ये है कि एक उनको ब्लॉक बना के रखना है। कांग्रेस नहीं रहेगी तो कांग्रेस के साथ और दूसरे दल भी जाएंगे, तो कुछ % जो वोट है इसलिए उनको रखना है। लेकिन 70 सीटें आप भूल जाइए, और 50 सीटों में भी सीटें वही उनको मिलेंगी। तय तो करेंगे वहाँ पर तेजस्वी यादव, लालू यादव ही कौन सी सीटें मिलनी। तो ये एक उनकी मजबूरी है कि यहाँ पर दिखाई पड़ना है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हो, कांग्रेस है, अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर पूरी तरीके से बात करनी है तो वो भी करना है। और मैं फिर कहता हूँ
कि राहुल गांधी कुछ भी हो वहाँ पर, जब जैसे अभी दिखाई पड़ रहा है, जैसे आपने कहा ना कि यूपी को ये साथ पसंद था, 2 लड़के यूपी के 2 लड़के थे, अब बिहार के 2 लड़के तो कतई नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं चल रहा है, ना तेजस्वी उस ट्रैप में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, साथ दिखना तेजस्वी की मजबूरी भी है, कोई इच्छा नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कांग्रेस को मजबूत होते हुए देखना किसी भी उनके जो क्षेत्रीय जो एलआई को मंजूर नहीं है, वो लगातार अब देखिए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो वोट है वो सारा पहले कांग्रेस के पास ही था ना। तो इसलिए वो कांग्रेस को रखकर, इसलिए जी कहीं मुस्लिम वोट थोड़ा सा डाइवर्ट ना हो जाए कहीं पर इधर, क्योंकि उधर पीके फैक्टर भी आ गया, उधर ओवैसी फैक्टर भी है, तो जितना बड़ा उनको ब्लॉक बना के रखना है वो रखना ही रखना है। और फिर देखिए संसद से लेकर सड़क तक, अभी संसद में भी चल रहा था वोट वाला मामला, तो उसमें लीड तो चूंकि अब ज़्यादा सीटें हैं कांग्रेस के पास में, तो लीड वही कर रहे थे, तो इसलिए ये पूरा एक मुद्दा बनेगा और साथ दिखाई भी पड़ते रहना पड़ता है ना, तभी तो लगेगा कि भाई ये फांसीवादी सरकार है देश में। बताने के लिए सबको एक सुर में बोलना पड़ेगा ना, और इतनी फांसीवादी सरकार है कि जो है गृह मंत्री बोल रहे हैं, उनके चेहरे पर कागज फेंके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर बिहार में हम बात करें, एसआईआर का जो मुद्दा लेकर चले आए विपक्ष, इंडिया अलायंस ने एसआईआर का मुद्दा उठा लिया, जबकि ये तो हम सालों से देख रहे हैं कि बिहार में जातिगत समीकरण की ही राजनीति होती है। ये एसआईआर का मुद्दा उठाना क्या तेजस्वी के लिए या लालू जी की पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए पूरी तरह से बैकफायर कर सकता है क्या, कि वो जातिगत जो अपने मुद्दे हैं उन पे वापस लौटेंगे? दूसरी बात यहाँ पर ये, जो आप, क्योंकि आपने नीतीश कुमार जी की बात की, तो पीके का तो ये कहना है कि इस बार जेडीयू को 15-20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। एक इंटरव्यू में हम देख रहे थे, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका ये कहना है कि इस तरह की सीटें आने की बहुत कम संभावना है। काफ़ी कुछ उन्होंने तो दावे भी बहुत सारे किए हैं। लेकिन क्या वाकई में जेडीयू की जो पकड़ है वो कमज़ोर हुई है नीतीश जी की तबीयत को लेकर? और दूसरी तरफ क्या इसका फ़ायदा तेजस्वी को मिलेगा और लोग जंगल राज को भूल चुके हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत मौजूद प्रश्न पूछा, मैं इसी पे आना चाह रहा था। बहुत अच्छे से आपने इसको गुथा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो एसआईआर का मुद्दा, जो तेजस्वी भी आए इसमें, वो जंगल राज के मुद्दे पर एक बड़ा मुद्दा लेकर आना चाहते थे जो उसको दबा पाए। लेकिन एक बात आप बताइए, एक तरफ तो आभासी दुनिया है सोशल मीडिया की, दूसरी तरफ वो एक पूरी पीढ़ी है जो हम लोगों के साथ बड़ी हुई है, उसके बाद बड़ी हुई है, कि जैसे ही 12th का उनका 10+2 का एग्ज़ाम होता था, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके आप देख लीजिए, चाहे वो मतलब ट्रेन में जगह नहीं मिलती थी, टॉयलेट में लोग बैठ बैठ के सीधे कहीं पर जाते थे। कोई कोलकाता जा रहा होता था, कोई दिल्ली जा रहा होता था, क्योंकि उनको आगे पढ़ना है और उनको लगता था कि बस किसी तरीके से ज़िंदा रह जाएँ और अच्छे से पढ़ लिख जाएँ। तो ये जंगल राज की जो कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ नहीं है, लोगों ने भुगता हुआ है, और जो भोगा हुआ यथार्थ है उस पर आप एक ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो लगातार झूठ पर झूठ साबित होते जा रहे हैं। आपने जितने भी पात्र खड़े किए, आपने इतने नाम लिए, विंता देवी का नाम लिया और तमाम रंजू देवी का नाम लिया और तमाम पुरुषों को भी खड़ा किया, और सबके बाद में पता चला कि उनके सबके वोट हैं वहाँ पर। और वहाँ पर लोगों को तो दिखाई पड़ रहा है ना कि भाई ये जो बूथ लेवल एजेंट हैं उन्होंने कितनी शिकायतें दर्ज की हैं। तो आरजेडी के लोग और कांग्रेस के लोग के वहाँ पर अगर आप देखें, व्हाट्सएप चैट हैं और उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वायरल हो रही, वो कह रहे हैं कि भाई काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, वाकई इस तरीके से चुनाव आयोग ने कभी काम नहीं किया। तो ये चीज़ें यथार्थ और जो आपने जो जिसको बोलते प्रक्षेपित करने की कोशिश की है, दोनों में फ़र्क है। तो एसआईआर उसको एक तो वो नहीं कर रहा, और दूसरा क्या है कि एसआईआर का मुद्दा ज़्यादा उठाने का जो नुकसान जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि एक बड़ा वर्ग है, उसको ऐसा लग रहा है कि जितने अवैध घुसपैठिए हैं उनको यहाँ समायोजित करने की जो ये साजिश हो रही है वोट बैंक के चक्कर में, ये उनके अधिकारों पर ही डाका डालेंगे। उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि किस तरीके से डेमोग्राफी पूरे देश में बदल रही है, ये कोई अब आज की तारीख में कोई मतलब खतरा ऐसा नहीं है कि कोई बता रहा हो कि भविष्य में होगा। तमाम जो है जिलों की, तमाम प्रदेशों की डेमोग्राफी कैसे बदली है, तमाम सीटों की डेमोग्राफी कैसे बदली है, ये सब सच्चाई लोगों को दिखाई पड़ रही है। तो ये एक लोगों को लग रहा है कि चलिए ठीक है, सॉफ्ट एनआरसी हो रही है जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना, तो ठीक है, ये जो एक नेशनल रजिस्टर बन रहा है, सिटीजन रजिस्टर बन रहा है, उस कड़ी में एक अच्छी शुरुआत है। और भाई मैं फिर बार बार कहता हूँ कि मतदाता सूची का जो शोधन है वो आवश्यक था, और मुझे लगता है जनता इस बात को समझ रही है।
बिल्कुल, डेमोग्राफिक चेंजेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में हो रहे हैं। आप जितने सीमावर्ती राज्य हैं, विशेष तौर से दर्शकों को बता दें, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, असम में तो खैर है ही जो भी है, तो हर जगह पे ये चीज़ें देखने को मिल रही हो। ऐसे में एसआईआर एक महत्वपूर्ण विषय है और ये होना चाहिए, लेकिन वही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी वोट बैंक बनाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत यहाँ पर खड़ी हो रही है और इसको इशू बनाया जा रहा है। अब अगर हम बिहार में बात करें, लालू परिवार की बात करें, पहली बात तो ये कि वोट चोरी की जो बात करने वाले हैं, आपने जिस तरह से बताया कि जंगल राज को एक पीढ़ी ने भुगता है, लेकिन ये भी देखना होगा कि पिछले 15-20 सालों में एक ऐसी पीढ़ी बड़ी हुई है वहाँ पे जिसने ये नहीं देखा है, ये कहानियाँ सुनी हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप वोट चोरी जानना चाहते हैं कि क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से बैलेट लूटे जाते थे, किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट होता था, है जहाँ पर आप वोट डल रहे हों, और किस तरह से लूट होती थी, उसे बोलते हैं, वो चोरी नहीं, लूट होती थी। तो ये वोट चोरी बहुत छोटा शब्द है जिसके तथ्य भी गलत हैं और ये जानकारी भी भ्रामक है अभी तक, क्योंकि विपक्ष साबित नहीं कर पाया। बात करेंगे हम लालू परिवार की। लालू परिवार में तेज प्रताप यादव जो हैं, बड़े बेटे हैं, तेजस्वी के लिए कहा जाता है सारी फील्डिंग वही सेट करते थे। आज उन्हें परिवार से कथित तौर पे अलग तो कर दिया गया है, कहा जाता है। और ये जो राहुल गांधी के साथ तेजस्वी की यात्रा है, वो भी शायद उन्हें बहुत सुहा नहीं रही है। दूसरी बात, उन्होंने 5 परिवारों का जिक्र किया था जिन्होंने, उनका ये कहना है कि उनका जीवन बर्बाद किया। ये जो पारिवारिक कलह है लालू प्रसाद यादव के परिवार की, क्योंकि आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव का परिवार, क्या इसका असर भी पड़ सकता है आम जनता पर? देखिए तृप्ति जी, मैं मतलब ईमानदारी से बात करूं, तेज प्रताप का जो मुद्दा है वो मतलब मीडिया की सुर्खियों के लिए, सोशल मीडिया के लिए तो ठीक है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जो विरासत अपनी तेजस्वी को सौंपी है, तो विरासत पूरी तरीके से तेजस्वी के साथ इंटैक्ट दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि 1000 वोटों में से अगर 1 वोटों का भी अगर नुकसान तेज प्रताप कर रहे हैं, तो वो कर तेजस्वी का ही नुकसान रहे हैं। और दूसरी बात है कि एक बात और समझ में आ रही है इसमें, मतलब वो तेजस्वी का सीधे नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कई बार क्या होता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो जो बिल्कुल सामने बिल्कुल ठोस चीज़ें होती है, उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। ये दिखा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरीके के व्यक्ति को कैबिनेट में रखा। अस्थिर बुद्धि के दिखाई पड़ रहे हैं तेज प्रताप के, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी जो उनको परिवार से बेदखल किया गया, इसलिए किया गया कहीं वो जो लड़की है वो कहीं उनकी संपत्ति पे दावा ना ठोक दे। इसके अपने कानूनी कारण हैं, इसमें कोई राजनीतिक कारण नहीं, चूंकि राजनीतिक तौर पे तो विरासत वो जिसको सौंपनी थी सौंप चुके हैं। वो कन्हैया बने, शिवलिंग से चिपट जाएं और उसके बाद शेरो शायरी करें, तमाम मजाक करें, तो हास परिहास के लिए तो वो ठीक है। लेकिन हाँ, इससे एक बात समझ में आती है किस तरीके से जो परिवारवाद के दंश ने बिहार को ठगा है, बिहार को लूटा है। ये तेज प्रताप बार बार जितना बोलेंगे ये लोगों को याद आएगा। जो आपने कहा ना कि एक पीढ़ी ने नहीं देखा है, तो वो पीढ़ी ये तो देखेगी ना कि उनको तो नौकरी नहीं है, उनको पढ़ने के साधन नहीं है, उनको जीने का भी ठीक से अधिकार नहीं है। और एक जो है मानसिक रूप से इस स्थिति का जो व्यक्ति है, उसको आप मंत्री भी बना रहे हैं, उसके अगल बगल संतरी भी लगे हुए हैं, वो जिसको चाहता है वो हड़का भी देता है। और अब वो कह रहा है कि देखिए कि हम जो है, मतलब एक बेटा आपका नवी फेल, वो कह रहे हैं कि हम विराट कोहली और जो है रोहित शर्मा के साथ खेलते थे। अरे भैया कहाँ खेले थे? मैंने देखा है 900 रोड में अरुण जेटली से मिलने लालू प्रसाद यादव को आना पड़ा था सिफारिश के लिए, राजीव शुक्ला के चक्कर लगाने पड़े थे। तो क्रिकेट में बुरा मान गए थे, पानी पिलाने पहुंच गए थे ग्राउंड पे, आपको याद होगा है कि हमने खेलने भेजा था और वो पानी पिला कर, अच्छा टीम में अब उनको ये भी नहीं मालूम है। देखिए ये होता है राजवंश, बात करते हैं गरीब गुरबे की। आप 12वां खिलाड़ी जो होता है वो टीम का मेंबर होता है, जो पानी पिलाना और यहाँ तक तो ये होता है, जो खेल भावनाएं होती कि एक दूसरे के जूते का फीता बांधना विरोधी टीम के, ये होती खेल भावना। हमने सचिन तेंदुलकर को देखा है बांधते हुए सबको तो फ्यूडल जो एक अप्रोच है, जो ये कहते हैं ना कि हम जो है वहां पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में कैसे जो है उन्होंने पूरे प्रदेश के साथ अन्याय किया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि तेज प्रताप का जो प्रकरण है वो ये लोगों को याद दिलाएगा कि कैसे अयोग्य लोगों ने उनके अधिकारों को खाया है। तो सीधे मैं कह रहा हूं कि देखिए राजनीतिक विरासत जो राजद की है वो तेजस्वी के पास ही आ रही है, लेकिन लोगों को ये चीज याद दिलाने के लिए तेज प्रताप बहुत काम करेंगे। वहीं पे एक और फैक्टर इस बार है पीके, प्रशांत किशोर, उनकी जन स्वराज पार्टी, जो कि कई महीनों से उनको लगातार देख रहे हैं हम, वो यात्रा कर रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, चूंकि चुनाव लड़वाते रहे हैं और उनके पास इसका काफी पुराना अनुभव भी है।
इस बार पार्टी बन के निकले हैं, चुनाव भी लड़ेंगे, उनको लेकर आपको क्या लगता है कि जनता के बीच में क्या वो अपनी पकड़ इस यात्रा के जरिए बना पाए हैं जो कई महीनों से उनकी चल रही है? देखिए तृप्ति जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं नहीं मान रहा हूँ कि जितना अभी तक की जो मेरी समझ कह रही, अभी थोड़ा समय बाकी है, कि वो कोई मतलब वहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही जो खेमे हैं उनकी तुलना में अगर ग्राउंड लेवल पर अगर कोई व्यक्ति सबसे पहले पहुंचा है तो वो प्रशांत किशोर है, वो पीके है। उस आदमी ने बिहार में हर ब्लॉक में कम से कम अपना एक काडर कहूँ या कुछ व्यक्ति खड़े कर लिए। काडर थोड़ा बड़ा शब्द हो जाएगा, चूंकि काडर वैचारिक उस पर बनता है, तो कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं, क्योंकि जो आपने कहा ना कि चुनाव लड़ाते रहे, उसका उनका अनुभव रहा है। तो चाहे वो बीजेपी के लोग रहे हों, चाहे आरजेडी या कांग्रेस के लोग रहे हों, सभी जगह लोग रहे हैं। पैसा उन्होंने बहुत पंप किया है, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, और जो मैं कहूँ कि बिहार से जुड़े वाकई जो वास्तविक मुद्दे हैं वो पीके उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर से दो तीन चीज़ों में बड़ी दिक्कत होती है प्रशांत किशोर को। जैसे ही अब आपने शुरुआत में कहा था कि जाति पूछी जाती है, अच्छा, अब वहाँ पर जो सवर्ण हैं वो 12% से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये माना जाता है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो 20 से ऊपर चला जाता है, क्योंकि जब वो बात करते हैं जो उनका वहाँ प्रभाव है। लेकिन प्रशांत किशोर जब 35 सीटों पे माना जा रहा है, जो मगध वगध वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा प्रभाव डालेंगे, तो वो किसका नुकसान करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसा लोगों को लगता है कि वो नुकसान करेंगे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का, परंतु इसका एक दूसरा पहलू ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं, जो नाराजगी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट इंडी ब्लॉक को दे सकते थे, उनके सामने भी एक विकल्प आ गया है। और अच्छा, कई जगह ऐसी होंगी जहां पर इंडी ब्लॉक से जो बागी होंगे, जो कांग्रेस को सीट दे दी जाएगी, आरजेडी का मजबूत कैंडिडेट होगा, 8-10 सीटें तो ऐसी होंगी मिनिमम। अब वहां पर पीके खेल करने की स्थिति में रहेंगे, अल्पसंख्यकों के बीच में भी, और वहां पर ओवैसी भी खेल करने की स्थिति में रहेंगे। तो मैं कहूं कि आज की तारीख में पीके ने वहां पर चुनाव में अपनी उपस्थित सशक्त दर्ज करा दी। एक विकल्प के तौर पे वो बिहार की जनता के सामने आ चुके हैं, ऐसा कहा जा सकता है? विकल्प बड़ा शब्द हो गया, बड़ा शब्द है। मुझे लगता है कि दो खेमे हैं, क्योंकि लोग उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि वो कहीं दिल्ली जैसा तो नहीं कर देंगे, लेकिन दिल्ली देखिए, यहाँ पर जो है बहुत मूल निवासी कम थे दिल्ली में, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, इस तरीके से दिल्ली बनी हुई है और सारी शहरों में रहने वाली है। अब वहाँ पर वैसे मैं कह रहा हूँ गाँव तक भी पहुँचे हैं पीके, मैं पीके को पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीके को मैं इतना मतलब ताकतवर नहीं मानता हूँ कि वो पूरी तरीके से कुछ विकल्प बनने की स्थिति में होंगे, मौजूदगी दर्ज करवा लेंगे, मौजूदगी दर्ज कराएंगे, कुछ नुकसान कराएंगे। हाँ, आने वाले समय में अगर वो लगातार ऐसे लगे रहते हैं तो जरूर शायद संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं, परंतु अभी इस चुनाव में मुझे लगता है कि चुनाव बहुत पोलराइज होने जा रहा है। जी, एक चीज़ ये बताइएगा, जैसे कि बीजेपी वहाँ पर अगर चुनाव लड़ रही है जेडीयू के साथ मिलके या आरजेडी लड़ रहे, दो मुख्य चीज़ें बहुत क्लियर है कि बीजेपी के साथ हिंदुत्व का मुद्दा है और यहाँ आरजेडी के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा है। पीके जिन चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो आम जनता तक पहुँच रहे हैं, जनता तक बात पहुँचाते हैं, उनको हमने कई बार देखा है, वो दोनों ही अपने पार्टियों के, चाहे वो बीजेपी जेडीयू हो, चाहे वो महागठबंधन या आरजेडी की बात हो, इंडिया अलायंस की, वो उनकी खामियां बताते रहे। इनकी खुद की अपनी क्या विचारधारा है, किस विचारधारा को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, उन्होंने जो शुरुआत में जो अपना रखा था, जैसे एक नई किस्म की राजनीति का जो केजरीवाल मॉडल दिल्ली में था ना, एग्जैक्टली वही मैं पूछना चाह रही हूँ। तो ना हम लेफ्ट ना राइट, हम सीधे यहाँ के आपके हित की बात करेंगे। अब जैसे वो उठा रहे हैं कि बिहार जो है शिक्षा का केंद्र था, अगर किसी भी आप बिहार के किसी भी निवासी से बात करेंगे तो उसको जो बिहारी, अच्छा ये सच भी है कि अगर एक लंबे समय का अगर इतिहास, 3/4 इतिहास जो है सिर्फ वैशाली का ही था, लंबे समय का, ये तो सच्चाई है। और बिहार का जो है भाई, चंद्रगुप्त से लेके अशोक तक, चाणक्य तक, जो भी आप उपमाएं देंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आप करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे, तो ये सब चीज़ें रही हैं। लेकिन इसके लिए काम किसने किया, ये लोगों को दिखाई पड़ेगा ना। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण का काम, जो उसका पूरा जो रिनोवेशन हुआ, कोशिश किसने की? पीके की अभी भी इमेज ये है कि भाई कुल मिला के ये जो है मैनेजर हैं। ये चुनाव पहले भाजपा को लड़ा रहे थे, फिर कांग्रेस को लड़ाने लग गए, फिर आरजेडी को लड़ाने लग गए। तो कुल मिला के उन्होंने ऐसा उम्मीद की जा रही कि युवा जो है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए वहाँ बात करेंगे। कहने में तो बातें बहुत अच्छी हैं,
दिल्ली में कितने रोजगार मिल गए थे लोगों को? दिल्ली में जो बजट था वो कैसे लगातार घाटे का जाता चला गया? दिल्ली कैसी थी और कैसी हो गई? कुल मिला के बातें करना, उसको जमीन पे लाना। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि पीके का बहुत ज़्यादा जो नुकसान किया है, पीके की बहुत सारी संभावनाएं केजरीवाल ने कर दी, क्योंकि केजरीवाल भी उसी नई राजनीति के जनक के रूप में उभर कर आए थे और वही वहां पर वो करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दिल्ली और बिहार के आकार में और प्रकार में दोनों में बहुत निश्चित फर्क है। तौर पे वही बात तो मुझे लगता है कि पीके ने अपनी बात कही। मैं अगर कहूं कि मुद्दों की अगर बात करूं तो मुद्दे पीके के दोनों दलों की तुलना में ज़्यादा शार्प हैं, ज़्यादा बेहतर हैं, पर वो कितना लोग साथ कनेक्ट कर पाते हैं अभी कम से कम मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। निश्चित तौर पे। और क्योंकि आप दिल्ली की बात कर रहे थे, तो दिल्ली की देखिए जनता का भी अलग अलग मूड होता है हर जगह का। दिल्ली की जनता की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, वहीं बिहार की जनता के अलग हैं। अलग राजनीति की बात जब अरविंद केजरीवाल ने की थी, एक अलग तरह का वर्ग दिल्ली में काम करता है, वो उनके लोक लुभावन वादों में आ गया था, वो उस तरह का बदलाव चाहता था। सवाल यही है कि बिहार की जनता जिस तरह की नई राजनीति की पीके बात कर रहे हैं, उसको वो चाहती भी है या नहीं चाहती? क्या वो अभी भी जातिगत राजनीति से ऊपर उठे हैं या नहीं उठे हैं? किस तरह की राजनीति वो देखना चाहते हैं, ये इस चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा कि पीके की क्या स्थिति होती है, उनकी पार्टी की क्या स्थिति होती है। आज जो हमने ये जो चर्चा की है ना आज राजकिशोर जी, बेसिकली बिहार में इस समय जो चल रहा है, क्योंकि अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव होने वाले हैं, हम उस पर भी आगे चल के आपसे भी चर्चा करेंगे। जो पूरे क्षेत्र हैं, किस क्षेत्र में किस तरह की राजनीति की जाती है, जातिगत राजनीति कैसी होती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिख रही है राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके पहले जिस तरह से तेजस्वी के साथ वो दिख रहे हैं, हम उनको अखिलेश के साथ देख चुके हैं। आपने बहुत अच्छे से ये विश्लेषण किया, इसको लोगों को समझना चाहिए। और ये जो बात बार बार उठ रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, अंत में जाते जाते ये बताइए कि बिहार के लोगों को इससे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ेगा, और ये राजनीति लोकतंत्र को मजबूत करती है या लोकतंत्र को कमजोर करती है? नहीं, लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर रही है? मैं तो कह रहा हूं कि लोकतंत्र को अगर सबसे ज्यादा नुकसान इस समय पहुंचा रहा है तो विपक्ष पहुंचा रहा है। विपक्ष की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो राहुल गांधी पहुंचा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब वोट चोरी की आप बात करते हो। 1952 में जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े नॉर्थ मुंबई से, उनके 75,000 वोट जो है खारिज करवा दिए गए। आप वोट चोरी की बात करते हैं और दलित और संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की आप बात करते हैं। और उसके बाद किस तरीके से अमेठी में कितने वोट बने हुए थे, वायनाड में कितने वोट बने हुए थे, और जिस कर्नाटक में आपने सवाल उठाया वहां पर क्या चुनाव आयोग का अपना कोई स्टाफ होता है? जो किसी भी स्टेट का जो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी होता है, वो तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ही तय करती है ना। जो बीएलओ होते हैं, एआरओ होते हैं, वो क्या चुनाव आयोग को सीधे रिपोर्टिंग करते हैं? नहीं। डीएम किसको रिपोर्टिंग करता है? ये जो सारा जो नीचे, मैं फिर कह रहा हूं कि जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक इतना शानदार प्रयास है कि वाकई जो वास्तविक मतदाता हैं, जो वाकई भारत के नागरिक हैं और जो गलत नहीं हैं, वो उनको वोट डालने का दिया जा रहा है। इसको अगर आप नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोकतंत्र को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं? आप अपनी हताशा निकाल रहे हैं और जनता को ये समझ में आ रहा है। जी, मैं बिल्कुल आपसे कह सकता हूं। और मुझे लगता है वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है, ये चौकीदार चोर है से भी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इसको। बिहार के लोग प्रबुद्ध हैं, राजनीतिक लोग हैं, और वो इस तरीके की जो है घटिया भाषा को तवज्जो नहीं देते हैं। बाकी मैं फिर कह रहा हूं, जो आरजेडी का वोटर है, जो जातिगत आधार पर, सामाजिक आधार पर मुस्लिम वोट पिछली बार बटा था, मुझे इस बार बढ़ता हुआ वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो ओवैसी की तरफ गया था, बहुत कम बटेगा। वो सब समीकरण है। नीतीश कुमार की शारीरिक अशक्तता, वो एक एनडीए के सामने चुनौती है, क्योंकि कोई दूसरा चेहरा फिर नहीं है ना जेडीयू में यही समस्या है। हाँ। तो ये है, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी और आरजेडी के बीच लड़ाई में सिर्फ सामाजिक समीकरण, और उसके साथ में जिस सिवान में तेजाब से लोगों को जलाया जाता था, वहां के इंजन जो है विदेश में जाके गड़गड़ाएंगे, जाके चुक चुक करेंगे जाके। शहाबुद्दीन का टेरर था, और शहाबुद्दीन जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तेजस्वी। आपको लगता है कि ये भूल जाएंगे लोग? ये कहानियां लोगों को, मतलब हम अभी जो क्या हमारे जो आज़ादी के समय में या जो तमाम जो पुरानी घटनाएं हुई, वो क्या हम भूल गए हैं? तो जो अपने, ऐसा नहीं कि आपने कहानियां बहुत पहले सुनी, वो पीढ़ी जिसने भुगता है, वो पीढ़ी अभी रिटायर नहीं हुई है, वो काम कर रही है। वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर आज भी चिंतित थी, और उसको लगता है कम से कम अभी इतना तो हुआ है कि बिहार में सुरक्षित आप रह सकते हैं। समस्याएं बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, लैंड ऑर्डर को लेकर तमाम सवाल, लेकिन जिसको कहते हैं सरकार प्रायोजित अपराध, सरकार द्वारा संरक्षित अपराध,
सरकार में अपराधी शामिल हों, ये कम से कम नीतीश कुमार की सरकार में नहीं हुआ है। अपवाद जरूर हैं और तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार की सरकार को घेरा जा सकता है। 20 साल हो चुके हैं, 2 दशक का राज हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। इन सब चुनौतियों के बावजूद अगर जंगल राज अभी भी भारी पड़ता है तो आप सोचिए लोगों ने क्या सहा होगा। इतना जंगल राज देख लिया था, तभी नीतीश जी की सरकार में सुशासन सरकार बोली जाती थी। एक चलते चलते आखिर में मैं ये पूछूंगी, एक मोहतरमा है सैयदा हामिद, जो कांग्रेस की सरकार में योजना आयोग की सदस्य थी, और इन्होंने एक बयान दिया है कि अगर है ना SIR क्यों कर रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी अगर आ भी गए हैं तो कौन सा गुनाह हो गया, वो किसी का हक नहीं मार रहे। ये क्योंकि कांग्रेस से जुड़े ये विचार हैं इनके। नहीं तो ये विचार जो है उन्होंने ये बहुत वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने कहा इस पर पूछूं उद्गार आपसे। कर दिया, उसका सिर्फ सामने आ गए। मैं आपको बताऊं ये इसके मूल में भी यही है। क्या कांग्रेस, क्या तेजस्वी, क्या ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी आप याद करिए ना, अभी आपने बहुत अच्छा नाम लिया। ये जब यहाँ पर थी संसद, सोमनाथ चटर्जी स्पीकर होते थे। आप याद करिए कि SIR को लेकर ही ऐसे सूची मुंह पर मारी थी स्पीकर की कुर्सी पर, क्योंकि तब उनकी ममता जो है वो पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति थी। आज बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों के प्रति उनकी ममता दिखाई पड़ रही, इसीलिए वो SIR का विरोध करे। मैं फिर कह रहा हूं, SIR का विरोध सिर्फ इस आधार पर किया जा रहा है कि हमारे वोटर हटा दिए जाएंगे। और ये हमारे वोटर कौन है? ये हमारे वोटर वही अवैध घुसपैठिए हैं जिनको आप यहां पर संरक्षण दे रहे हो। उनको लगता है कि भैया ये रहेंगे तभी हम बचेंगे, क्योंकि उनके जो आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके जो वोटर कार्ड बन रहे हैं, ये सब तो पूरे स्थानीय लोग ही कराते हैं ना। पूरा वोट बैंक तैयार हो रहा है ना, तो यही सब चीजें हो रही। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि ये जो कहा सैयदा खातून ने, तो ये मूल मानसिकता है। उनको लगता है कि बस कुल मिला के ये होना चाहिए। और दुर्भाग्य से इस देश के अंदर भी तमाम लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसी तरीके से डेमोग्राफी बदले, जो जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा हो, और उसके बाद उनकी जो और बड़ी योजनाएं हैं उस पर फिर कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे, वो उसको मूर्त रूप दें। तो मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ चुनाव की बात नहीं है ये। SIR में फिर कह रहा हूँ कि भारत को अखंड रखना है, भारत को सुरक्षित रखना है। ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ मसला है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग राष्ट्रद्रोही हैं। बिल्कुल ठीक। और अभी तो बिहार चुनाव के ये तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा बिहार चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे, राजनीति भी पूरी तरह से बदलेगी। सोशल मीडिया नैरेटिव वॉर भी बहुत चलेगा। लेकिन एक चीज़ जो देश की जनता लगातार पिछले 10 साल से देखती आ रही है कि आप सोशल मीडिया पे चाहे कितने ही पोस्ट कर लें, आपको कितना ही बहुमत मिल जाए सोशल मीडिया पे, लेकिन ज़मीनी हकीकत, ज़मीन पे जो जनता होती है वही तय करती है। और शायद यही वजह इसकी बौखलाहट विपक्ष में दिखती है, क्योंकि तमाम यात्राएं हमने देख ली, भारत छोड़ो से लेकर अभी वोट अधिकार तक बहुत दावे किए जा रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। दिक्कत वही होती है कि लोग तो इकट्ठे होते हैं लेकिन वोट में नहीं बदलते हैं। और इस बार देखते हैं ये दाव काम करता है कि नहीं करता है। लेकिन झूठ बोलकर भ्रामक जानकारी अगर कोई भी पार्टी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अगर फैलाएगी तो देश की जनता काफ़ी हद तक समझने लगी है। राजकिशोर जी, आप आए, आपने हमसे ये चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे इस वार्ता में बहुत खुलकर विचार रखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।